हेलो दोस्तों, A to Z जनरल साइंस मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था प्रीवियस ईयर पेपर की जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं पिछली बार, तो उनके बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपके लिए जो आने वाले एग्जाम है NTPC और ग्रुप डी जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं, और इनके अलावा जैसे आजकल साइंस तो सब में पूछने लग गए सभी कंपटीशन एग्जामों में, तो उनके लिए भी आपके लिए मोस्ट होगी। ठीक है, तो आपको बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर ग्रुप डी की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिससे मैं आपको ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर टोटल जितने भी पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और उनको एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन को जहां मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन, सोडियम को किसमें संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, अधिक बार भी पूछा गया है। तो सोडियम किसमें संग्रहित कर, पहली बात तो यहाँ देखिए, क्योंकि जो पिछले जो ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम लगे हैं, ठीक है, या उसके मान लो लोको पायलट के मान लो, तो उन सभी पेपरों में क्या हुआ है, हर क्वेश्चन आवर्त सारणी को तो ऐसे मान लो, आवर्त सारणी से उसने पूरी आवर्त सारणी से अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछ लिए, कैसे भी मन में है जैसा क्वेश्चन बना के पूछ लिया लास्ट के। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब कुछ अपन डिटेल से जानते जाएंगे जहां अपने को जरूरी होगा। ठीक है, तो पहले तो बात करूँ सोडियम के जो सिंबल होता है उसका क्या होता है, सोडियम का Na। अब यहाँ Na तो होता है, ये तो पता होगा आपको, पर यहाँ परमाणु क्रमांक की बात करूं, सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक, 11। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक है, आगे चलिए, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई, यौगिक की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, अगर यौगिक न बोलकर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई की बात करूं तो वो तो होता है क्या, परमाणु। ठीक है, क्या होता है, परमाणु। उस यौगिक की बात करें, यौगिक आ जाए तो फिर वो होता है सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अणु। अणु से जो परमाणु होते हैं, ठीक है, परमाणु से मिलकर बना होता है अणु। तो सबसे छोटी इकाई देखा जाए पदार्थ की तो वो होता है परमाणु, और उससे उसके बाद आता है अणु। ठीक है, यौगिकों की इकाई की बात करें सबसे यौगिक है ना, तो उनकी क्या होगा, अणु होगा। ठीक है, अगला देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज किसने की। ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राइजाइड के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, राइजाइड मतलब राइजाइड किसके बारे में है, क्या है राइजाइड। ठीक है, तो राइजाइड क्या है, पौधे की सहायता से यह आधे स्तर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब पौधे की सहायता से आधे स्तर से, मतलब आधे भाग से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो कार्य किया जाता है वो वस्तु की आंशिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर कार्य करता है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ऊंचाइयों पे निर्भर करता है। टोटल कहने का मतलब यह है कि जितने ज्यादा ऊंचाई होगी तो उतना गुरुत्वाकर्षण कम काम करेगा, और जितनी कम ऊंचाई होगी वहां उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 वाले तत्व कहाँ पाएंगे। ठीक है, अब पहली बात यहाँ देखो कि 2 8 10, 10 और 3 13, तो 13 पे कौन सा तत्व होता है, मेरे को ये बताओ। जो 13 होता है, 13 पे कौन सा, जो परमाणु संख्या 13 है वो किसकी है। ठीक है, तो वो किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम की होगी। अब एल्यूमिनियम है तो वो पूछ रहा है क्या, अब देखो हर चीज को खुल के मतलब पूछा है इसने, इतना हर चीज की किसी कैसे पूछ लिया, आवर्त के बारे में पूछ लिया, कौन सा आवर्त में, तो ये जो एल्यूमिनियम होता है तीसरे आवर्त में पाया जाता है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक इसने बता ही दिया कि 13 नंबर पे कौन सा आता है, तो मैं बता दूं 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है और तीसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, और अगर बात करें समूह की, कौन सा समूह का तत्व है, तो दोस्तों 13वां जो समूह है, समूह या वर्ग भी बोल सकते हैं, समूह या वर्ग का तत्व होगा। ठीक है, अगला देखिए, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो समय के साथ जो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो वेग समय ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी, तो दोस्तों वह धातु क्या कहलाएगी, अमलगम। अब यहाँ देखिए मरकरी, तो मरकरी को क्या बोलते हैं अपन, पारा भी बोलते हैं ना,
मरकरी को पारा ही तो बोलते हैं, ठीक है। मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा। तो यहाँ मरकरी क्या है, पारा। और जैसे अब बात करें पारा, एक जैसे पारा हर चीज में पूछा जाता है, जैसे ये एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली भी धातु है, ठीक है, पारा। तो पारे के बारे में अगर बात करें तो पारा को बोलते हैं क्या, मरकरी। और मरकरी, और इसका सिंबल की जो बात करें पारे की, ठीक है, तो पारे का सिंबल क्या होता है, एच जी, एच जी, एच जी होता है, ठीक है, एच जी, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका जो एच जी मरकरी है, इसका परमाणु संख्या क्या होती है, तो दोस्तों वो होती है 80, ठीक है, कितनी, 80 मतलब 80, ठीक है। आगे देखिए किसी कोयले, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कोयले और पेट्रोलियम के दहन में कौन सा ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन और सल्फर का होता है। यहाँ नाइट्रोजन आ रहा है तो नाइट्रोजन के बारे में बता दूं, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 2। और यहाँ जो नाइट्रोजन बनता है वो कितने अणुओं से बना है, नाइट्रोजन के 2 अणुओं से मिलकर नाइट्रोजन बना है, ठीक है। यहाँ पे तो जो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 और सल्फर का हो जाएगा 16, ठीक है। तो सल्फर का हो जाएगा कितना, परमाणु क्रमांक 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तो 440 होता है। तो दोस्तों 440 होता कैसे है, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा, तो एकदम इसमें जो किताब में है, पर मैं बता दूं कि निकालते कैसे हैं। जो परमाणु आपको निकालने के लिए सबसे पहले परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या, परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो कार्बन है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 6, और 6 इंटू 2 जो द्रव्यमान होता है वो डबल होता है, परमाणु संख्या का डबल होता है, ठीक है। और एक ऐसी लिमिट देख लीजिए आप, 8 तक तो डबल होता है, क्या, 8 पे ऑक्सीजन होता है, 8 पे ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन 16 पे मतलब 8 पे ऑक्सीजन होता है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 16। फिर 9 पे होता है क्या, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का फिर हो जाता है डबल, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ते हैं 19, कहने का मतलब है 8 तक तो डबल होता जाएगा। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब बढ़ता जाता है, 1 1 2 2 मतलब बढ़ते जाएंगे अंक, 2, फिर जैसे मान लो जैसे अब आगे होता है नियोन होता है 10 पे, तो 10 पे नियोन होता है, तो इसमें इतना सा बढ़ता है कि 10 दूना 20 और 0.2 का फर्क होता है, कि ज्यादा नहीं बढ़ता पर लगभग इतना बढ़ जाता है कि आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। पर परमाणु संख्या आपको पूछेगा भी ऐसे ही, जो ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा कि कम से कम देख लो, आपको आवर्त सारणी कम से कम है ना, मतलब टोटल 4 आवर्त आपको पूरे याद होने चाहिए। 4 आवर्त में कितने परमाणु संख्या हो गई, 36 हो गई, ठीक है। तो 36 परमाणु संख्या तक कहने का मतलब परमाणु संख्या 36 तक का तो आपको याद होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको वैसे मैं जो हर जगह जो आ रहा है तो तत्व आ रहा है उसकी परमाणु संख्या भी बता रहा हूँ आपको, जो कई चीजें आपके काम में आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्बन, जो कार्बन है, कार्बन होता है 6 पे और 6 दूनी 12, ठीक है। कितना इसका कितना अणु है कार्बन का, 1 ही अणु है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन होता है कितना पे, ऑक्सीजन कितने पे होता है, 8 पे, और 8 दूनी 16, कितना, 8 दूनी 16 प्लस 16, क्या, प्लस 16, 16 तो आ गया। अब देखिए यहाँ कितने अणु है ऑक्सीजन के, 2 अणु इंटू दो, तो 12, 12 इंटू 12 प्लस 32 कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 32 कितने हो जाएंगे, 44, ठीक है। 12 प्लस 32 कितने हो जाएंगे, 44। अब ये पूछ क्या रहा है, 10 मोल, 10 मोल मतलब 10 मोल का तो इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 444 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति की ऐसा इकाई क्या है, तो वाट होती है, ठीक है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से कितना होता है, तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा ही होता है, तभी तो कील डूब पाती है, तभी तो कील पानी में डूब पाती है, कि जब घनत्व ज्यादा होगा तभी तो कील पानी में जैसे बर्फ नहीं डूबती पानी में, तो बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है, इसलिए बर्फ नहीं डूब पाती है उसमें पानी में। अगला देखिए, पुंकेसर अंडप का भाग नहीं है, तो दोस्तों पुंकेसर अंडप का भाग नहीं है, जो पुंकेसर होता है वो नर प्रजनन अंग होता है, कहने का मतलब जो अंडप तो हो गया मादा का, मादा प्रजनन भाग, और पुंकेसर हो गया क्या, नर प्रजनन भाग, ठीक है। तो पुंकेसर क्या होता है, नर प्रजनन अंग होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं बात करूं पुंकेसर की, तो पुंकेसर क्या होता है, 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है, ठीक है। क्या, पुंकेसर 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। जैसे पहले हिस्से की बात करूं, एक तो होता है पराकोष में और दूसरा होता है तंतु में बटा हुआ होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मानवों में युग्म में से निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का भाग है? तो मानवों में, ठीक है, तो गुणसूत्र के भाग कौन से होते हैं? एक्स या वाई, ठीक है। तो मादा में तो पूरे जो जोड़े होते हैं, ठीक है, वो एक्स एक्स ही पाए जाते हैं, ठीक है, पूरे जितने भी जोड़े होते हैं, ठीक है। तो 23 जोड़े क्या पाए जाते हैं? एक्स एक्स के पाए जाते हैं, ठीक है। अगर गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं गुणसूत्र? तो होते हैं 46। और अगर जोड़ों की बात करें तो जोड़े होते हैं 23, ठीक है, जोड़े होते हैं 23। तो मादा होती है उसमें तो एक्स एक्स जोड़े पाए जाएंगे 23। और उसमें क्या होता है, जो नर होता है, तो नर में जो नर में क्या होता है, एक्स एक्स 22 जोड़े तो पाए जाते हैं, 23वां जोड़ा क्या होता है, वो एक्स वाई पाया जाता है, ठीक है। तो ये या तो एक्स या वाई गुणसूत्र होगा, ठीक है। तो जो नर का जो होता है गुणसूत्र वो डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 15, किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो सोडियम होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक मैं ऊपर भी बताया कि 11 होगा। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11। और इसका आयन सबसे बड़ा होता है। अगर बात करूं आयन की, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आयन धनायन दो ही प्रकार के होते हैं, या तो धनायन या ऋणायन, ठीक है। तो धनायन या ऋणायन, तो यहाँ क्या होता है, जो आयन होते हैं धनायन और ऋणायन होते हैं, तो उनके बारे में बता दूं। अगर किसी परमाणु में, ठीक है, या किसी अगर कोई मान लो अगर किसी अणु में या परमाणु में, ठीक है, अणु या परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा है, क्या? इलेक्ट्रॉनों की, देख लो ऐसे मान लो, जैसे इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो किससे? प्रोटॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, ठीक है। तो क्या होगा, वो कहलाएगा क्या? ऋणायन, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो कि प्रोटॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, तो वो क्या कहलाएगा? धनायन। क्या? प्रोटॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से तो वो क्या कहलाएगा? धनायन। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन होता है उस पे आवेश कौन था, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है, जैसे ऐसे मान लो कोई परम अणु है, ठीक है, उसके जो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो कक्षाएं होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में घूमता रहता है, ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें नाभिक में होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कौन सा? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? माइनस या ऋणायन। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनायन या प्लस का आवेश। और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? कोई सा नहीं आवेश हीन होता है, ठीक है। तो अगर मान लो अगर संख्या भी समान होती है इनकी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो ऋणायन ही होगा, ठीक है, और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो धनायन होगा, क्योंकि आवेश भी तो धनायन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व रूबिडियम है, ठीक है। तो 5वें आवर्त उसमें अति धात्विक तत्व, ठीक है, रूबिडियम की बात हो रही है। तो दोस्तों रूबिडियम की बात करूं तो रूबिडियम की जो सिंबल होता है, मतलब तत्व का जो होता है, उसको बोलते हैं आर और बी। क्या? आर बी, ठीक है। और इसकी बात करूं रूबिडियम का, पूछ सकता है कि अति धात्विक तत्व है कौन से, क्योंकि 5वें आवर्त का अति धात्विक तत्व है। तो इसका जो परमाणु संख्या होगी वो कितनी होती है? 37, ठीक है। परमाणु क्रमांक जो परमाणु संख्या होगी वो कितनी होगी? 37 होगी, ठीक है। और एक बात करूं, जो रूबिडियम है, जो परमाणु जो इसमें है, जो परमाणु जो आवर्त अगर समूह के देखो, सबसे पहले आवर्त कौन सा है रूबिडियम का? 5वां आवर्त है। और ये 5वां आवर्त तो है, परंतु है कौन से समूह का? अगर पूछ ले रूबिडियम कौन से समूह में, आपको पता होगा समूह टोटल कितने होते हैं? 18। वर्ग की बात करो तो भी 18, समूह या वर्ग एक ही बात है, ठीक है। तो 18 होते हैं, ठीक है। आवर्त कौन से होते हैं? जो तिरछी आडी लाइनें होती है वो आवर्त कहलाती है, जो खड़ी लाइनें वो समूह या वर्ग कहलाएगी। तो ठीक है, अगर पूछ लो रूबिडियम कौन से वर्ग का तत्व है, तो रूबिडियम पहले वर्ग का तत्व है, ठीक है। और जो पहला वर्ग है उसमें कौन सी धातुएं रखी गई है दोस्तों? तो उसमें जितनी भी धातुएं रखी गई वो सार धातुएं रखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब Pb+Cu Cl2 इसमें दे रखा है, ये समीकरण है, लेड का करके कॉपर क्लोराइड है ना, कॉपर क्लोराइड कर रखा है। और इसमें दे रखा है कि क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है, अच्छा क्लोरीन देखिए यहाँ पे, जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है, मतलब ऋण, इस पे कौन सा आयन होता है? क्लोरीन पे हमेशा ऋणायन होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इससे जो लेड है, अब ठीक है, तो उससे क्या कर लेगा, जो मतलब कहने का मतलब संयोजन कर लेगा और इसको कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है, कॉपर को अलग कर देगा,
आगे चलिए, तो इसमें कॉपर को अलग कर देगा। तो ये बोल रहा है कि जो ये समीकरण है, ये कौन सा समीकरण, विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, अलग करना, किसी वस्तु को अलग करना। तो देखिए यहाँ पे जो अलग कर रहा है इसको, ठीक है, अलग कर रहा है इसको, देखिए कॉपर। तो यहाँ देखिए एक जो आ रहा है कॉपर है। अगर मैं बात करूँ परमाणु संख्या की, आपको सब कुछ बताता चलता हूँ धीरे धीरे। तो कॉपर की अगर परमाणु संख्या होगी तो वो कितनी होगी, 29 होगी, 29, ठीक है। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होगी, 29, ठीक है। और इसमें देखिए आगे कि जो ये है, इसको क्या बोलेंगे, पीबी। पीबी को क्या बोलेंगे, लेड, ठीक है। तो पीबी को लेड बोलेंगे, तो इसमें हो जाएगा क्या, ठीक है। तो पीबी है, तो पीबी को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, ठीक है। वैसे लेड बोलते हैं, पीबी को लेड बोलते हैं। और इसकी परमाणु संख्या की अगर बात करेंगे अपन लेड की, तो इसकी परमाणु संख्या होती है 82 बोल दो, है 82, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन हो रहा है, क्योंकि जो ये इससे मतलब इसमें ज्यादा कहने का मतलब क्लोरीन, देखो जैसे NaCl मान लो, अभी NaCl आपको बताऊं मैं, NaCl होता है, ठीक है। तो इसमें NaCl क्या होता है, जैसे सोडियम होता है उस पे तो क्या होता है, धनावेश, और जो क्लोरीन होता है उस पे क्या होता है, ऋणावेश। तो ये क्योंकि धनावेश और ऋणावेश होगा तो ही वो बॉन्ड एक मतलब बना पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विस्थापन जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें कौन सी हो रही है, विस्थापन प्रक्रिया। और आपको एक बार इसका जो पूरा वीडियो है विस्थापन का, जो मतलब जो क्रियाएं होती है उसका पूरा, मैं कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी इसका लंबा है प्रोसेस, ऐसे एक वीडियो में एक क्वेश्चन से समझ में भी नहीं आएगा पूरा, पर ठीक है आगे चलते हैं, मैं इसके वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सोडियम सल्फेट का रासायनिक, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, Na2SO4, ठीक है। सोडियम का आपको पता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। और सल्फर SO4, ठीक है। SO4, तो सल्फर का कितना होता है, 16, ठीक है। सल्फर का कितना होगा, 16। और ऑक्सीजन का आपको पता है 8 होता है ये परमाणु संख्या। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तो 1 न्यूटन बराबर दोस्तों 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर, ठीक है। तो अगर ये क्या है, इसका मात्रक हो गया, ठीक है। मीटर सेकंड माइनस का 2 है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ, तो भी सही होगा, ठीक है। तो आप ये मात्रक भी थोड़ा ध्यान रखो। और वैसे अगर मीटर सेकंड स्क्वायर जो बात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर इनटू में आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो स्क्वायर है वो माइनस में बदल जाता है, ठीक है। जो घात होती है ऊपर वो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ बात करो तो ये क्या है, त्वरण की भी इकाई होती है, कहने का मतलब मात्रक होता है ना, त्वरण का भी ये मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक कौन सा है, हड्डी संयोजी उत्तक। अच्छा, संयोजी उत्तक होते क्या है, ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में एक अंग को दूसरे अंगों से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और वैसे क्या होता है, रेशेदार होते हैं ये उत्तक होते हैं ना, रेशेदार उत्तक होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो उत्तक होते हैं, जो हड्डियों में जो अपने जो हड्डियां जुड़ती हैं, तो इन उत्तकों में क्या होता है, कोलेजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या, कोलेजन, ठीक है। कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको और बताना चाहूँ मैं, तो बस यही है कि ये क्या करते हैं। अच्छा, इसको बोलते क्या है इंग्लिश में, कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अगर संयोजी उत्तक नहीं देकर आपको बोल सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, क्योंकि आजकल इंग्लिश में भी वर्ड डालने लग गया है, तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है। तो कोलेजन नामक प्रोटीन से बनता है, और जो संयोजी उत्तक क्या होते हैं, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा खनिज सबसे नर्म है। तो दोस्तों कौन सा खनिज सबसे नर्म होगा, टेल के यहाँ सबसे नर्म खनिज होगा। अगला क्वेश्चन दी, वास डिफ्रेस, ठीक है। वास डिफ्रेस मूत्रा से, कहने का मतलब ये आया था, तो क्वेश्चन इस यहाँ क्या दे रखा था, खालिस्तान। तो ठीक है, मूत्राशय में आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको वीडियो पसंद आएगा, और दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितना जो वीडियो है उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको आपको मैं, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।